हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में और मैं यश। तो दोस्तों चलते हैं सबसे पहले उन वाक्यों की तरफ जिनमें क्षमता और कुवत होती है, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो ये है कि सार्थक पहल का सुखद परिणाम अवश्य प्राप्त होता है। यदि आप सार्थक पहल का होता है दोस्तों, कुछ ऐसा करें जिससे समाज, देश, परिवार, सारे लोग आपकी जागरूकता से, आपके कार्यों से खुश हों। तो उसके बाद आपको जो परिणाम उसका मिलेगा दोस्तों, बहुत ही प्यारा होगा, बहुत ही सुखद होगा। ठीक है, चलते हैं लोक मंगल का अनुकरणीय उदाहरण। इसे लिखा है दोस्तों हृदय नारायण दीक्षित जी ने। ये अक्सर लिखते रहते हैं इन सब ऐसे विषयों पर। तो देखते हैं, याद रखिएगा इस समय जितने भी एडिटोरियल आएंगे, ज़्यादातर का जो उद्देश्य होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं उसका जुड़ाव जो होगा कोरोना से संबंधित ज़रूर होगा। क्योंकि दोस्तों दुनिया का ऐसा कोई सेक्टर नहीं बचा है और पूरी पृथ्वी पे ऐसा कोई कारण नहीं है जहाँ पर कोरोना इन्वॉल्व ना हो। चलते हैं अब आगे। कोरोना विश्व व्यथा है, इसकी औषधि का पता नहीं, मानव जीवन संकट में है, दुनिया की सभ्यताएं भी अग्नि परीक्षा में झुलस रही हैं, आस्था और पंथिक विश्वास में डगमगा रहे हैं। आस्था और पंथिक का मतलब है कुछ लोग जैसे ईश्वर को बहुत ज़्यादा मानते हैं, तमाम तरह के क्रियाकलाप करते हैं और उनको भरोसा था यदि मैं इस तरह के क्रियाकलाप या यज्ञ या फिर मस्जिदों में जाके तमाम तरह की प्रार्थनाएं करूंगा तो हो सकता है ये ख़त्म हो जाए। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दोस्तों अब संदेह लोगों को पैदा हो रहा है कि जो ईश्वर की बातें होती हैं, जो धर्म की बातें होती हैं, आखिर है क्या इंसानी बस धर्म की रक्षा कर सकते हैं? तो जब इंसान खतरे में होगा तो इंसानों की रक्षा कौन करेगा? प्रश्न बड़े हैं, क्या मानव जीवन की रक्षा राष्ट्र राज्य का सर्वोपरि दायित्व है या अर्थव्यवस्था को बचाना ही बहुत ज़रूरी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनुष्य जीवन की रक्षा का सर्वोपरि महत्व दिया। मानव जीवन अमूल्य है, इसलिए भारत ने लॉकडाउन का रास्ता अपनाया। तो रास्ता अपनाया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कई देशों ने अर्थव्यवस्था को होने वाली क्षति के डर से संपूर्ण लॉकडाउन से भिन्न मार्ग अपनाया। इस पर बहस जारी है कि लेकिन यह भी देखा जाना चाहिए कि कोरोना से संघर्ष में भारत के जन सामान्य में त्याग और सर्वोच्च मानववाद के अनुकरणीय आदर्श पेश किए जा रहे हैं। लोक मंगल भारतीय संस्कृति का मूल लक्ष्य है। लोक मंगल का अर्थ ये होता है दोस्तों, लोगों में मंगलपन हो, मतलब लोग खुश रहें। पहली जो प्राथमिकता होनी चाहिए वो इंसानों के लिए होनी चाहिए, भले ही कुछ भी हो जाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि अगर इसी तरह से लॉकडाउन एक्सटेंड होता रहा तो इंसानों को तो बचा लिया जाएगा, पर जो हमारी इकोनॉमी है पूरी तरह से हो सकता है ध्वस्त हो जाए। तो ये ज़रूरी है ध्वस्त हो जाएगा, पर दोस्तों अगर इसका प्रसार भारत जैसे देश में अगर एक बार बढ़ गया तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और जो लोग इकोनॉमी की बात करें तो सरकार ने भी एक योजना बनाई है, एक गाइडलाइन निकाला जिसके माध्यम से दुकानें भी खुली रहेंगी और कारोबार कंपनियां भी खुलेंगी, पर कुछ कह सकते हैं कुछ गाइडलाइंस दिया जाएगा जिसके माध्यम से आपको संचालित करना पड़ेगा। पहले जैसे मुंबई दिल्ली में खचाखच भीड़ भरा भरा रहती थी, कंपनियों में कितने एम्प्लॉय चाहिए कितने नहीं चाहिए, इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान देना होगा। मास्क लगाना, हाथों को सैनिटाइज करना, ऐसे तमाम तरह के विषयों पे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और दोस्तों कुछ लोग सुझाव दे रहे हैं यदि आप सब्जियां ला रहे हैं मार्केट से, सबसे पहले सब्जियों को अच्छी तरह से धुलें। और धुलें भी कैसे? गुनगुना पानी कर लें, उसके बाद उसे अच्छी तरह से धुलें, अन्यथा आप भी कोरोना के मरीज हो सकते हैं। ये फैक्ट है, ठीक है। क्योंकि जिस माध्यम से आ रही हैं सब्जियां वो कई लोगों के हाथों से होकर आ रही हैं, ठीक है। तो ऐसे में जो पहली प्राथमिकता है, बिना उसे काटे पहले आप उस सब्जी को धुल लें। वर्गीय लोग भी बिना किसी लोभ के ही भोजन वितरण करा रहे हैं। निष्काम भाव की यह सिद्धि से दूर है। इन्हें ऐसा करने के लिए किसी शासकीय प्राधिकार का निर्देश नहीं है, सब कुछ स्वयं प्रेरित है। वे सब सामाजिक दायित्व बोध से सक्रिय हैं, इनकी संख्या लाखों में है। आज आप देख सकते हैं जैसे घरों से बाहर निकलेंगे या फिर व्हाट्सअप, यूट्यूब, फेसबुक पे आप वीडियो तमाम तरह के लोग शेयर कर रहे हैं जो निष्ठा से
जिन्हें पता है कि इसके बदले में मुझे किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होगा, फिर भी वो इंसानों का या फिर जो ऋणी है, जो गरीब है, जो मजदूर है, जो जिन्हें उस चीज़ की आवश्यकता है, लोग उन्हें किस तरह से खाद्यान्न की आपूर्ति कर रहे हैं। तो ये जो जिज्ञासा, ये कहीं ना कहीं भारत जैसे देश में से खो गई थी। दान जो है, कहाँ कोई दान देता था, 10 रुपया देने में लोगों की हालत ख़राब हो जा रही थी। पर आज जैसे ही कोरोना जैसी महामारी आई तो लोगों को ज्ञान हो गया कि संसार में जो भी भौतिकतावादी है वो सब यहीं स्थिर रहेगा। यदि आपका कुछ जाएगा तो बस नाम जाता है और जीवन का कुछ भी नहीं जाता है। तो ऐसे तमाम तरह के लोग हैं। आप टिकटॉक अगर यूज़ करते होंगे तो उस पर भी देख सकते होंगे, तमाम ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। ऐसा त्याग भाव दुनिया की अन्य संस्कृतियों के लिए मार्गदर्शी है। पंथ आधारित सभ्यताएं इस विपत्ति काल के दौरान त्यागपूर्ण अनुकूलन करने में विफल रही हैं। आर्थिक उदारीकरण ने संपूर्ण विश्व को एक गांव बनाने का दावा किया था। इस ग्लोबल विलेज में मानवीय गरिमा और उदात्त जीवन मूल्यों का सम्मान समाप्त हो रहा है। संपन्नता नया जीवन मूल्य और गरीबी अभिशाप है। अर्थशास्त्र निर्मम समाज विज्ञान है। आधुनिक अर्थशास्त्र के जन्मदाताओं में से एक एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा था। भारतीय संस्कृति में धन साधन है और मानव कल्याण साध्य है। कौटिल्य ने ईसा के लगभग 350 साल पहले यह सिद्धांत स्थिर किया था। इसके भी लगभग 1200 से 1500 वर्ष पहले यजुर्वेद में धन को सार्वजनिक संपदा बताया था कि इसे अपना न जानकर त्याग पूर्वक प्रयोग करना चाहिए। तेन त्यक्तेन भुजिन्था मा गृध कस्यास विदुन। इतिहास के वैदिक काल से लेकर यहाँ सभी प्राणियों के प्रति संवेदनशील संस्कृति है। याद रखिएगा, यदि आप किसी पेड़ को लगाते हैं, मतलब नेचर से रिलेटेड जो भी काम करते हैं, तो हो सकता है कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे जो आपको फल ना दें, पर दोस्तों वो कहीं ना कहीं आपके समाज को, आपके परिवेश को बहुत ही शुद्ध कर रहे हैं। तो इस संसार में जितने भी पेड़ पौधे हैं जो प्रकृति ने दिया है, बिना किसी, मतलब अगर आप अपने यहाँ लगाएं उस पेड़ को, बहुत कितना आपने परिश्रम किया और आज आप लोग लाखों रुपए का आम बेच रहे हैं। तो इस तरह होना चाहिए। जैसे प्रकृति के प्रति जैसे ही हम प्रेम भाव प्रदर्शित करते हैं, अच्छे से फसलों की सिंचाई करते हैं, तो उसके बाद आप देख सकते हैं फसल कैसी होती है। ठीक है, तो उसी तरह इंसान भी होना चाहिए। यदि आपके पास है कुछ तो दूसरा जो है उसे भी आप देने में हिचकिचाएं ना। यहाँ आपका कुछ भी नहीं है, ये वास्तविकता है। ठीक है, हम बड़े से बड़े वीर आए और चले गए। क्या सिकंदर से कोई महान शासक था क्या? वो भी वैसे ही चला गया। चाहे हम गांधी की बात करें, चाहे नेहरू की बात करें, चाहे अटल जी की बात करें, चाहे ऐसे तमाम विनाशकारी और विध्वंसकारी जो इस्लामिक लुटेरे आए थे गल्फ़ कंट्रियों से, आप देख सकते हैं कोई रहा क्या? कोई 100 साल किया शासन तो कोई 200 साल कुल मिला के 800 साल मुगलों ने किया था शासन, और 200 साल तकरीबन अंग्रेज़ों ने। आज उनकी क्या है? कोई जिंदा है क्या? जितना क्रूरता और अमानवीय ढंग से भारत पर उन्होंने राज किया था। जालियांवाला बाग देख सकते हैं, जनरल डायर को वहाँ पर जाकर उधम सिंह ने गोली मार दिया था लंदन में। उसने कुछ लेके गया क्या अपने साथ? एक चीज़ ले गया कि जो यहाँ से आज भी लोग गाली देते हैं कि इतना बर्बर इंसान कैसे हो सकता है कि छोटी छोटी बच्चों और औरतों पे गोली चला दे। ठीक है, ये गरीबों की संख्या और बढ़ सकती है, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन लॉकडाउन के बावजूद इसी समाज द्वारा सबको भोजन दिया जा रहा है। असुविधा की बातें अलग है। लॉकडाउन के दौरान भूख से मृत्यु की कोई सूचना नहीं है। केंद्र राज्य सरकारें अपने स्तर पर सजग और संघर्षरत हैं, तो जनप्रतिनिधियों का सक्रियता भी ध्यान देने योग्य है। बजट न होने के बावजूद उन्होंने अपने प्रभाव से अभावग्रस्त लोगों में भोजन खाद्यान्न की व्यवस्था की है। महामारी से संघर्ष में सभी देशों ने अपने अपने ढंग से प्रयास किए हैं। सभी प्रयास सम्माननीय हैं, लेकिन भारत के प्रयासों की प्रशंसा विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित अनेक संस्थाओं ने की है। भारत ने दुनिया के तमाम देशों की भी चिंता की है। अमेरिका सहित कई देश में दवाएं भी दी गई। भारत के प्रयास परिणामी भी हैं। बेशक चिकित्सकों और उनके सहयोगियों पर हुए हमले की घटनाएं उदात्त संस्कृति पर काला धब्बा है। अपनी जान हथेली पर रखकर हमारी जान बचाने को तत्पर चिकित्सकों पर हमला जघन्य अपराध, ऐसा सोचना भी अमाननीय है। प्रधानमंत्री ने ठीक ही इसका संज्ञान लिया। कानून संशोधन का अध्यादेश प्रवृत्त हो गया है। इस संशोधन में आरोपियों पर ही स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने का भार डाला है। ऐसी आत्मघाती अपराधियों के कारण
भारत में विधि के शासन की धारणा चोटिल हुई है। कानून का पालन करने वाले प्राधिकारियों को अपना कर्तव्य निर्वहन अतिरिक्त सतर्कता के साथ करना चाहिए। कानून का 100% प्रवर्तन अनिवार्य है। यूरोपीय दृष्टि में भारत को गरीब देश माना जाता रहा है और भारतीय समाज को भीड़ जैसा अनुशासन झगड़ालू समाज। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन जब हमारे देश के ऊपर हमारे देश को एक्सप्लॉइट कर रहा था, हमारे देश के संसाधनों को लूट रहा था, यहाँ के लोगों को ब्लैक डॉग कहता था, लोगों को उपेक्षा का शिकार होना पड़ता था। अरे यार, लोग फांसी तक दे देते थे, तो उपेक्षा की बात छोड़ दो, छोटी छोटी गलतियों पे, क्योंकि वो पूरी तरह से जो उनका कार्य था गैर कानूनी ढंग से था, ठीक है। इसलिए वो ज़रा सा भी नहीं हिचकिचाते थे। उन्हें पता था यदि मैं कड़ा कानून नहीं करता हूँ, इनको फांसी नहीं देता हूँ, तो ऐसे तमाम तरह के लोग हमारे विद्रोह में उठ जाएंगे, उसके बाद हमारा यहाँ से बोरिया बस्तर चला जाएगा। इसलिए वो इस तरह की क्रूरता और अमानवीय ढंग का कार्य करते थे। बेशक तमाम विकसित देशों की तुलना में हम गरीब देश हैं, लेकिन भारत के मन की आंतरिक समृद्धि दुनिया के सभी देशों से ज़्यादा है। इसी कारण देश के लाखों लोग भोजन खाद्यान्न के वितरण में संलग्न हैं, अपरिचित के प्रति भी चिंतित भी हैं। इस आंतरिक समृद्धि का स्रोत भारत की संस्कृति है। लॉकडाउन का अनुशासन करीब करीब सभी ने स्वीकार किया है। अपवाद की बात अलग है, धीरे धीरे सभी भी शारीरिक दूरी का महत्व स्वीकार करने को विवश होंगे। भारतीय पुलिस की छवि खराब रही है, परंतु कोरोना संघर्ष के दौरान वह मित्र ही नहीं परिजन के रूप में सक्रिय है। सत्ता, कर्तव्यनिष्ठ, अतिरिक्त सभ्य और आत्मीय, इनका नया अवतार सुखद है। कर्तव्य पालन के प्रति निष्ठा की स्थिति फील्ड में काम कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों को भी है। कोरोना संघर्ष के सुनाम गुमनाम योद्धा प्रणाम और अभिनंदन के योग्य है। महामारी के दौरान जीवन मूल्य बदल रहे हैं। व्यक्तिगत रूप में अपनी चिंता स्वाभाविक है, देशों को भी अपनी चिंताएं हैं, लेकिन भारत के लोगों को अपने मोहल्ले, गांव, नगर के साथ राष्ट्र और विश्व की भी चिंता है। दुनिया को लोक कल्याण से ध्येयबद्ध इसी संस्कृति की आवश्यकता है। विश्व को परिवार जानने और तदनुसार आचरण देने वाली संस्कृति भी भविष्य की सामाजिक व्यवस्था और मानवीय संबंधों का नियम करेगी। ऐसी संस्कृति का उत्तराधिकारी भारत है। मैक्स मूलर ने 1882 के व्याख्यान में कहा था कि यदि मुझसे कोई पूछे कि हम यूरोप के रहने वालों को, जिन्हें यूनानियों, रोमनों और यहूदियों के विचारों पर लगभग पूरी तरह पोषित किया गया, उन्हें कहाँ से सीख मिलेगी जिससे वे अपना आंतरिक जीवन अधिक पूर्ण, अधिक व्यापक, अधिक वैश्विक, अधिक शाश्वत बना सकते हैं, तो मैं भारत की ओर इशारा करूँगा। वैश्विक आपदा से जूझते हुए हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अन्य सभी प्राधिकारी, छात्र, व्यवसायी, कृषक, श्रमिक आदि आश्चर्यजनक ढंग से अपना दायित्व निभा रहे हैं। हम सब आशावादी बने रहें। आशा श्रेष्ठ आस्तिक भाव है। अनुशासन और दायित्व निर्वहन हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य भारतीय संविधान को परिचित करेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। इस लेख से संबंधित किसी प्रकार की किसी को अपनी राय रखनी हो तो ज़रूर दें।